नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है सेंट्रल डिबेट का। सेंट्रल डिबेट में आज हम बात करेंगे देश की सियासत में छिड़े हुए उस मुद्दे पर जिसको लेकर के लगातार राहुल गांधी इस वक्त पीएम मोदी और भाजपा पर तीखा हमला बोल रहे हैं। सीधे सरकार की आर्थिक नीतियों को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर अब तक का सबसे तीखा और चौतरफा आक्रमण किया। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक तौर पर कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गलत आर्थिक नीतियों, मनमाने फैसलों और टैक्स व्यवस्था के चलते देश की इकोनॉमी का पूरी तरह से कबाड़ा हो चुका है। कांग्रेस का दावा है कि विकास के बड़े बड़े विज्ञापनों के पीछे देश का मध्यम वर्ग, गरीब नौजवान और किसान बदहाली के आंसू रो रहे हैं। राहुल गांधी ने आंकड़ों की पोटली खोलकर सीधे पीएम मोदी और सरकार के आर्थिक दावों की धज्जियां उड़ाना वाला मुद्दा उजागर कर दिया है। राहुल गांधी और कांग्रेस ने देश की इकोनॉमी को लेकर कई बड़े आरोप लगाए। देश के खजाने और कर्ज का कबाड़ा करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि आज देश का आम नागरिक और युवा कर्ज के ऐतिहासिक दलदल में डूबा हुआ है, जबकि सरकार केवल चंद पूंजीपति मित्रों का लाखों करोड़ों रुपए का कर्ज माफ करने में व्यस्त है। सबसे संवेदनशील मुद्दा है ऐतिहासिक बेरोजगारी और कमर तोड़ महंगाई। राहुल गांधी ने कहा कि आज जीडीपी के आंकड़ों में जो चमक दिखाई जा रही है वो केवल कागजी है। हकीकत यह है कि देश का पढ़ा लिखा नौजवान नौकरियों के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा और रसोई गैस से लेकर पेट्रोल, डीजल और खाने पीने की चीजों के दाम आसमान छू रहे, जिससे जनता की परचेजिंग पावर पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। निश्चित रूप से विपक्षी गठबंधन और कांग्रेस लगातार आने वाले चुनाव और राजनीतिक मंचों से आर्थिक मोर्चे पर सरकार को घेरने की बड़ी रणनीति पर काम करे। राहुल गांधी का ये ताजा हमला ये साफ करता है कि आने वाले दिनों में संसद से लेकर सड़क तक महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को जरा भी राहत देने के मूड पर नहीं है। और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ हमारा एक्सपर्ट पैनल जुड़ चुका है। आपको मिलाते हैं हमारे एक्सपर्ट पैनल से। हमारे साथ बीजेपी नेता विकास पांडे जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता इंजीनियर शैलेंद्र ध्रुव जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार पंकज रस्तोगी जुड़ चुके हैं। पहले तो आप सभी का इंडिया वॉच में बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत विकास जी के साथ करते हैं। विकास जी, राहुल गांधी का सीधा और बड़ा गंभीर आरोप है कि भाजपा सरकार में, मोदी सरकार में जीडीपी की चमक सिर्फ विज्ञापनों और कागजों में है। हकीकत में देश की इकोनॉमी जो है वो कबाड़ हो चुकी है। क्या प्रतिक्रिया है आपकी इस पर? स्नेहा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरी आवाज आ रही है? जी जी। स्नेहा जी, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि जिन महानुभाव का आप जिक्र कर रही हैं, मुझे तो लगता है कि एक बार अपनी पार्टी के अंदर निगाह दौड़ाएंगे तो समझ में आ जाएगा कि उनकी खुद की पार्टी कबाड़ हो रखी है। ये हमने सबने देखा है पिछले कई चुनावों में। राहुल गांधी शतक लगाने जा रहे हैं हार का, तो ये मुझे लगता है कि राहुल गांधी की पार्टी के लोगों को और उनकी पार्टी के मानते भी होंगे। देखिए, कई बार क्या होता है कि जब परिवारवादी लोग किसी हद तक हावी होते हैं तो फिर वहां एक व्यक्ति ही सर्वोच्च हो जाता है ना। तो वो उस कंडीशन में राहुल गांधी के पार्टी के प्रवक्ता भले इस बात पर नजरअंदाज कर दें, लेकिन वास्तविकता यही है। अकेले में बैठ के वो भी इस विषय में सोचते होंगे कि उन्होंने तो पूरी पार्टी को कबाड़ कर दिया है। अब वो उल जलूल बातें कर रहे हैं। क्या इस बात से इनकार कर सकते हैं राहुल गांधी की इस देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद दुगने से पर कैपिटा इनकम 2,05,000 रुपए क्रॉस कर दी? क्या इस बात से राहुल गांधी इनकार कर सकते हैं कि जिनके शासनकाल में इस देश के अंदर गाना बन गया कि सखी खई सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जाते हैं? और लगातार वो दौर याद करिए 2010, 11, 12 का, जब लगातार महंगाई दर डबल डिजिट में थी, 10% से भी ज्यादा। मोदी जी का कोई एक साल, मेरे साथी से पूछेगा, बताएंगे, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है शैलेंद्र जी, कोई एक साल बताइए कि जब महंगाई दर डबल डिजिट में पूरे साल रही हो जी। और महंगाई की बात नहीं करते, जब अर्थव्यवस्था की बात आती है तो बेरोजगारी की भी बात करते हैं। 2010 का वो दौर याद करिए कि जब देश में बेरोजगारी दर चरम पर थी और 10%, 10 में 10 नंबर लेकर के बेरोजगारी दर नंबर 1 पर बनी हुई थी। भारत के इतिहास में कभी 10% बेरोजगारी दर नहीं गई। इससे पहले गई थी तो वो 1980 के दशक में, तब भी श्रीमती इंदिरा गांधी और इन्हीं की पार्टी की सरकार थी। कभी भारत में बेरोजगारी दर 10% की दर में नहीं गई। और वो आते हैं केवल
एक कहते हैं आपदा में अफसर और सत्ता तक के अफसर जाने के लिए जनता के अंदर एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं। जनता को इतना भोला और इतना मासूम समझते हैं कि जैसे जनता आज भी इनके नाना जैसे बहकाते रहे, इनकी दादी जैसे बहकाती रही, जैसे इनके पिताजी ने देश की जनता को बहकाया और जैसे इनकी माताजी ने देश की जनता को बहकाया, वैसे युवराज भी समझते हैं कि देश की जनता इतनी भोली है कि इनके बहकावे में आ जाएगी। ठीक है शैलेन जी, शैलेन जी, जी जी जी। आपकी नमस्कार। पार्टी और राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि इकोनॉमी का कबाड़ा हो गया है मौजूदा वक्त में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो कुछ भी मुमकिन है। ये तमाम गंभीर आरोप है आप लोगों पे, क्या प्रतिक्रिया है? जी जी, बहुत बहुत नमस्कार आपको। जी जननायक राहुल गांधी जी ने जिन सवालों को बहुत से आज उन्होंने उठाया है, मैं उनकी बहुत प्रशंसा करूंगा कि कम से कम आज इस विषम परिस्थिति में सिर्फ देश में इकलौते ऐसे नेता हैं जो जनता के जुड़े हुए सवालों को लेकर के संकल्पबद्ध हैं और समय समय पे उन सारे समस्याओं को लेकर के सवाल खड़ा करते रहते हैं। अभी हमारे बीजेपी के जो प्रवक्ता महोदय बोल रहे थे, मतलब आज भी उस सपने में ही जीना चाहते हैं जब वो दौर था, जब इंदिरा और नेहरू जी का, जी उस दौर में देश को कैसे देश मिला था हाथों में, उस हालात पे भी शायद कभी चर्चा कर लें। ये लगातार विश्व गुरु बनने की बात भी करते हैं और अपने आर्थिक संकट को छिपाने के लिए झूठ का बहुत बड़ा पुलिंदा भी मीडिया में, पेपर में, तमाम जगहों पे एक अपना प्रोपेगेंडा तैयार करते रहते हैं लगातार, जैसा कि बीजेपी का ये षड्यंत्र है। तो उस षड्यंत्र से देश कहीं न कहीं परिचित हो चुका है, पूरी तरह से अवगत हो चुका है। आज हमारे जननायक श्री राहुल गांधी जी ने देश के आर्थिक संकट को लेकर के जी सरकार से जो सच्चाई पूछी है, वह हर आदमी, किसान, युवा, व्यापारी वर्ग के मन की बात है, नौजवानों के मन की बात है। वो नीट की परीक्षा को लेकर के हो या जीडीपी के मामले हो, देश की अर्थव्यवस्था की असली हालत क्या है, जीडीपी के आंकड़े, बेरोजगारी के वास्तविक आंकड़े, महंगाई के सही डेटा सरकार जनता के सामने क्यों नहीं रख रही है? झूठे आंकड़े रख करके कब तक गुमराह किया जाएगा इस देश को? सरकार हर बार आंकड़ों की बाजीगरी कर सच को छिपाने की कोशिश करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और कही जा रही है। जो जनता के बीच में जो सच्चाई वो बिल्कुल उल्टी है, भिन्न है। युवा डिग्री लेकर के दर दर भटक रहा है, रोजगार के अवसर नहीं है, महंगाई में रसोई का बजट बिगड़ गया, दाल तेल गैस सब महंगा हो गया। अभी आपने देखा है डीजल पेट्रोल गैस के दाम कितने महंगे हो गए। किसान मजदूर आमदनी घट गई है किसानों की। जिस एमएसपी की बात सरकार करती थी, आज उस पर सरकार कहीं खड़ी उतरती हुई दिख नहीं रही है। कर्ज बढ़ रहा है किसानों का। छोटा व्यापारी जो नोटबंदी और जीएसटी के व्यापार के चपेट में आ गया, आज भी वो उबर नहीं पा रहा है। सिर्फ देश में गुजरात के और कुछ चंद गिने चुने जो अडानी अंबानी है, जो मोदी जी के प्रिय मित्र हैं, भाई हैं, वही फल फूल रहे हैं। बाकी मध्यम वर्ग का जो किसान है, वो व्यापारी है, वो सारे लोग इस संकट के दौर में त्राहिमाम है। ऐसे राहुल गांधी जी लगातार सरकार को हम जो हमारे दो की नीति पे चल रही है, देश का धंधा कुछ चुनिंदा पूंजीपतियों के हाथ में जा रहा है, यही हमारे जननायक राहुल गांधी जी ने कहा है। ये सच है और हमारा पूरा देश और पूरा विपक्ष राहुल गांधी जी के इस सवाल पे खड़ा है और सरकार से सवाल कर रहा है। हमारी मांग है कि सरकार श्वेत पत्र जारी करे और बताए कि देश की अर्थव्यवस्था को इस संकट से निकालने का रोड मैप क्या है, जैसा कि राहुल गांधी। ठीक है पंकज जी, नहीं होगी। एक तरफ सरकार के मजबूत जीडीपी और बुनियादी ढांचे के शानदार आंकड़े हैं, दूसरी तरफ विपक्ष का महंगाई और बेरोजगारी का तीखा हमला। बतौर पत्रकार आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया है? स्थितियां क्या वाकई इतनी गंभीर हैं? देखिए 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने देश की कमान संभाली और जब एनडीए की सरकार बनी, पूर्ण बहुमत की सरकार, नहीं तो उसके पहले ज़्यादातर सरकारें गठबंधन की ही सरकारें रहती थी, लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। और उसके बाद उस समय कांग्रेस ने
सत्ता छोड़ी थी, तो उस समय देश का जो है पूरे विश्व में 11वां स्थान था, देश की अर्थव्यवस्था, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में। और आज जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 12 साल के शासनकाल में जिस तरह से सभी वर्गों, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नारे के तहत जो लोग वोट देते हैं, अल्पसंख्यक समुदाय विशेष तौर से, चाहे नहीं देते हैं, लेकिन सबका सबके विश्वास के तहत उनका भी कल्याण किया और देश की जनता का भी कल्याण किया। और आज हम देश की 4.18 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ इस समय हम देश की चौथी अर्थव्यवस्था है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि, हमने जापान को भी पीछे छोड़ दिया है। और दूसरी बात, जिस तरह से पर कैपिटा इनकम सब राज्यों के लोगों में बढ़ी है, चाहे उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, वहाँ पर कैपिटा इनकम बढ़ी है। और देश के पूरे अगर देश की बात करें तो उसमें पर कैपिटा इनकम बढ़ी है। सकल घरेलू उत्पाद जिसे जीडीपी कहते हैं, तो वो उसमें भी जो है वृद्धि हुई है। और अभी जो अनुमान है आगे इस फाइनेंशियल ईयर का, तो वो 7.86 से 7.8 का अनुमान है कि ये वृद्धि दर ये मेंटेन रहेगी। तो ये एक बहुत बड़ा ये आंकड़ा है। ये आंकड़े जो है ये उस पूर्वानुमान है और उसी के ऊपर ये चलता है। और रिजर्व बैंक की स्थिति मजबूत है। अभी देखिए जिस तरह से ये हल्ला मचाया गया राहुल गांधी और तमाम लोगों द्वारा कि फॉरेन के द्वारा में इस तरह की भ्रामक खबरें फैलाई गई कि भारत ने 12 लाख टन सोना बेच दिया और वहाँ 12 अरब डॉलर का सोना बेच दिया, तो उसको रिजर्व बैंक ने खारिज कर दिया। रिजर्व बैंक टोटल 92 लाख करोड़ के टोटल जो उसकी एसेट्स और जो उसके पास भंडार है वो 92 लाख करोड़ का है। तो रिजर्व बैंक एकदम सॉलिड है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। और सवाल इस बात का है कि जिस तरह से वैश्विक स्थिति चल रही है उसके बावजूद भी हमारी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ है। आज 2.43 लाख करोड़ का अभी अप्रैल में जीएसटी का कलेक्शन होता है। 2,43,000 करोड़ रुपए मई का आंकड़ा है, मई में इस तरह का कलेक्शन होता है। तो इतने इस तरह से जीएसटी का कलेक्शन हो रहा है। देश में 50 लाख करोड़ के ऊपर हमारा टोटल जो साल का बजट है वो 50 लाख करोड़ के ऊपर क्रॉस कर चुका है। तो भारत हर क्षेत्र में विकसित भारत की ओर अग्रसर है और विकास की ओर अग्रसर है। और विश्व का कोई ऐसा देश नहीं जो भारत के साथ ट्रीटी नहीं करना फिर चाहता। ये लोग कैसे कह रहे हैं कि बड़ी गंभीर आर्थिक संकट की स्थिति ऐसा है ना, और इकोनॉमिक कबाड़ हो गई है। देखिए स्नेहा जी, एक बात समझ लीजिए, नाच नहाए आंगन टेढ़ा। राहुल गांधी शतक लगाने की ओर, हार का शतक लगाने की ओर अग्रसर हैं, इसीलिए वो अनर्गल प्रलाप करते हैं। न उनको कोई डिटेल आंकड़े देना है, न कुछ करना है। टीवी चैनलों में आके मीडिया के सामने अनर्गल बातें परोस देना और उसको डीटो करने का काम उनके जो पार्टी के लोग हैं वो उसको करने का काम करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं नहीं करेंगे तो पार्टी से निष्कासित हो जाएंगे। सच्चाई वो नहीं बोल सकते हैं, इतनी हिम्मत नहीं। तो इसलिए वो लोग इस तरह की बातें करते हैं। उसका कोई डिटेल आंकड़ा कह लीजिए या कुछ कह लीजिए तो वो बगली झांकने लगेंगे, वो फिर अनर्गल दूसरे टॉपिक पे चले जाएंगे। अगर मीडिया के लोग अगर पूछते हैं उनसे इस बारे में तो वो फिर अनर्गल बातें करते हैं, अन्य बातों पे उसको ले जाते हैं, दिमाग बदलने का काम करते हैं, मतलब डाइवर्ट करने का काम करते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आज देश ने चहुमुखी विकास किया है। जिस तरह से चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे रोड हो, चाहे 85 करोड़ लोगों को फ्री राशन देने की व्यवस्था हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे शौचालय हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, तमाम तरह के, चाहे मुद्रा लोन हो, जिसमें लोगों को जो प्रधानमंत्री मोदी का सपना था कि देश के लोग आत्मनिर्भर बने। क्योंकि देखिए स्नेहा जी, एक बात तय समझ लिए, सबको सरकारी नौकरी में स्थान नहीं दिया जा सकता, ये संभव नहीं, इतनी नौकरियां नहीं है। जितनी नौकरियां रहेंगी उसको ही भर्ती करेंगे। और सरकार जो है नौकरी भी दे रही है, ऐसा नहीं है। आज आप देख लीजिए 2000, आप आंकड़ा देख लीजिए, इनसे खुद पूछ लीजिए कि 2014 में एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, जो मतलब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड वो होता है कि जिसमें कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, जिसमें क्या नाम है, जितने प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, जितने जो अन्य कंपनियां हैं वो हैं, उसमें जो लोग काम करते हैं उनके खाते खुलते हैं। तो उनके खाते खुलते हैं, उसका कितने खाते उस समय थे और आज 2026 में कितने खाते खुल चुके हैं। तो ये जब नौकरी मिलेगी तभी तो खाता वो खोलेगा। बिल्कुल। तो ये सीधी सी बात है। तो ये खाली एक अमली जामा पहनाना और इस तरह की अनर्गल बात करना, जनता को भ्रमित करना, जनता को मूर्ख बनाना, ये लोग करते हैं। इसीलिए जनता जनार्दन है, इनको जनता शतक की हार का शतक लगाने की ओर अग्रसर करती दिखाई दे रही है। ये निश्चित रूप से भारत की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ है, सॉलिड है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक है शैलेन जी, शैलेन जी, अर्थव्यवस्था बिल्कुल सॉलिड है। जो आप लोग सोना बेचने वाले दावे किए थे वो भी फर्जी हैं आपके। अब आप लोग कहते हैं कि बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ रहा है। अगर बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ रहा है तो ईपीएफ कहां से, खाते कहां से खुल रहे हैं?
स्नेहा जी, जी हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार महोदय हैं बीजेपी के, जी मुझे तो बड़ा अफसोस होता है कि कम से कम अपने वरिष्ठता का जो अनुभव है वो देश हित में शायद सही डाटा प्रस्तुत करते तो शायद मोदी अमित शाह जी जो अपनी चीजों को छिपा रहे हैं, इस देश के नौजवानों, किसानों, महिलाओं, बेरोजगारों के हित में कुछ डाटा आता तो शायद सरकार बाध्य होती विचार करने के लिए, मुझे लगता है। लेकिन ये शायद अपने वरिष्ठता का कोई देश के लिए, प्रदेश के लिए चाहते नहीं कि इनका अनुभव काम आए। सबसे मुझे अरे भाई, आप कोई आंकड़ा प्रस्तुत करेंगे, आप कोई डाटा प्रस्तुत नहीं कर रहे। एक मिनट, इनसे पूछिए, मैं रख रहा हूँ, इनसे फिर पूछिए। पूछेंगे। मैं शैलेन पूछ रहा जी, हूँ इनसे। अभी आपने शैलेन जी आपने उनके वरिष्ठ पत्रकार के उस पे पद पे सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा 2014 से अब तक के ईपीएफ जो खाते हैं उनके आंकड़े बढ़े हैं। अगर आंकड़े नहीं बढ़े हैं तो आप बता दीजिए। उन्होंने कहा लोगों को नौकरियां, तब की नौकरी का डेटा देख लीजिए, अब की नौकरी का डेटा देख लीजिए। अगर नहीं बढ़े, रुके रुके, इसलिए मैंने इनका चौथी सवाल अर्थव्यवस्था खड़ा है। किया स्नेहा जी जी कि किसान की आय दोगुनी हो गई क्या? मैं पूछ रहा हूँ, किसान की आय दोगुनी हो गई? अगर सरकार का आर्थिक संकट नहीं है जी तो किसान की आय दोगुनी हो गई? मैं पूछ रहा हूँ मैडम। ठीक है। अगर आप कहते हैं किसान की आय दोगुनी नहीं हुई तो ये लोग कहते हैं भाजपा। जी हाँ, मैं वो सवाल कर रहा हूँ, इसका जवाब नोट कर लें वरिष्ठ पत्रकार महोदय। मैं निवेदन कर रहा हूँ, जवाब पॉइंट वाइज थोड़ा हमें दें। किसान की आय दोगुनी हुई नहीं हुई ना? कर्ज दोगुना हो गया देश पे, ये भी सच है। युवा रोजगार 45 वर्ष का रिकॉर्ड टूट चुका है बेरोजगारी का। अरे आज 45 वर्ष के सबसे बड़े संकट में देश गुजर रहा है बेरोजगारी का। झूठा आंकड़ा प्रस्तुत न करें, जो मैं कह रहा हूँ सच है, ठीक है? देश की हालात में मैं बता रहा हूँ। छोटा व्यापारी नोटबंदी और जीएसटी की मार झेल रहा है, इसका सर्वे हो चुका है, सच्चाई है। अरे कोई आंकड़ा प्रस्तुत करेंगे कि बस अनर्गल बोलते रहेंगे? वो कह तो रहे हैं जो आंकड़े बता रहे हैं बिल्कुल सही है। तो हम तो डिटेल ठीक हमने है, बता दिया, अभी वो जीडीपी का देंगे अनुमान, जवाब। हमने सारी चीजें बता दिया। हमने तो ठीक है रिजर्व बैंक की स्थिति रुकिए बता पंकज दिया जी, पूरा। जरा सा रुकिए जरा। स्नेहा जी। जी, मैंने 4 सवाल किए। किसान की आय दोगुनी हुई जी सबसे ज्यादा 45 वर्षों का रिकॉर्ड टूट गया बेरोजगारी का, नौजवानों का 45 साल का। मध्यम वर्गीय जो व्यापारी हो परेशान है। जी महंगाई चरम पे है। मैं पूछ रहा हूँ, अभी गैस सिलेंडर कमर्शियल का बड़ा फिर दाम बढ़ा है, 80 रुपया की 68 रुपया। पेट्रोल डीजल इतना कभी आजादी से लेकर अब तक महंगा नहीं हुआ। एक बार में 7 रुपया, 4 रुपया, 1.5 रुपया, इस तरह से कभी हुआ नहीं 78 सालों में। किस आधार पे वरिष्ठ पत्रकार महोदय कहते हैं? मुझे बड़ा तरस आता है इस देश के प्रति, इतनी आप इनकी तरसते भावना रहिए। है। और झूठे जो है, जिस देश में धन्य 80 है। करोड़ लोग राशन पे जीवन यापन कर रहे हैं, वो देश कैसे सबल का आधार प्रस्तुत कर रहा है? मैं इनसे सवाल कर रहा हूँ। ठीक है। जिस देश में लगभग करोड़ों नौजवानों की 80 परीक्षाएं, सॉरी 90 परीक्षाएं निरस्त हो गई हो, उस देश में रोजगार का संकट कैसे दूर हो सकता है? मैं पूछ रहा हूँ। जिस देश में सड़कों पे नौजवान अपने 90 परीक्षाओं के, सुनिए अभी 4 दिन पहले एसएससी जीडी का हुआ था, उसके पहले नीट पे चल ही रहा था, अभी देखिए कुछ परीक्षाएं और होनी है। फिर ये कैसे सबल हो सकता है देश जो नौजवान लगातार उस संघर्ष से उभर ही नहीं पा रहा है? फिर भी इतनी लक्ष्यदार बातें झूठी नहीं अच्छी लगती है। कब तक आप जो है गुब्बारे में हवा भर के इस देश को विश्वगुरु बनाएंगे? हालात बहुत खराब है। नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान से भी स्थिति बदतर हो गई है। नौजवान सड़कों पर संघर्ष कर रहा है। अभी 6 तारीख को देखिए, तमाम लोग सड़कों पे आंदोलन करने जा रहे हैं। देश के देश के शिक्षा मंत्री के इस्तीफा के लिए करोड़ों लोग हस्ताक्षर अभियान करा रहे हैं। करोड़ों नौजवानों ने हस्ताक्षर अभियान किया है कि देश के शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे, और इन नौजवानों को रोजगार की फर्जी जो है डाटा प्रस्तुत कर रहे हैं। जिस देश में करोड़ों लोग की परीक्षाएं निरस्त हो गई है, उसमें डाटा प्रस्तुत कर रहे हैं। धन्य हो ऐसे वरिष्ठ पत्रकार। बीजेपी के तो खैर प्रवक्ता महोदय झूठ की दुकानें लेके बैठे हुए हैं, तो उनकी बात ही छोड़ दीजिए। ठीक है। विकास जी 45 साल का रिकॉर्ड टूटा है बेरोजगारी में। आप बताते हैं जीएसटी बेहतर है, ये कहते हैं सिर्फ कागजों में बेहतर है। मतलब हो क्या रहा है? अभी बेरोजगारी के आंकड़े, जब पंकज जी ने बताया कि आंकड़े बहुत घट रहे हैं, तो ये बता रहे हैं कि तो प्रूफ के साथ बोल रहे हैं। फर्जी है। जवाब दीजिए विकास जी। चलिए
ठीक है, मैं कहता हूं कि इन्होंने एक शब्द कहा और मैंने वो चीज पहले ही स्नेहा जी आपसे कह दी थी कि खाता ना भाई, जो गांधी परिवार कहे वही सही। इस देश की पहले प्रवृत्ति हुआ करती थी ये। जी 1970 और 60 के दशक के आपने पुराने लोगों से पूछिएगा, पंकज जी हैं, वरिष्ठ है, वो जानते होंगे कि इस देश की कभी नियति हुआ करती थी कि जो फरमान जो है वो गांधी परिवार से आ जाता था वही इस देश के लिए अंतिम सत्य हुआ करता था। लेकिन देश बदला और समय के साथ बदलाव आया और उस बदलाव के साथ आज देश फैक्ट्स पे बात करना है। आज देश में राजशाही नहीं है कि जो राहुल गांधी ने कह दिया बस वही सही है और जो हमारे साथी इंजीनियर भाई शैलेंद्र जी ने कह दिया कि नहीं साहब जो मैं कह रहा हूं वही सच है। ये बेतुका बयान में तो हंस रहा था उस बात को लेकर के। अरे ठीक है भाई, क्या इस बात में सच्चाई नहीं है कि इस देश की इकोनॉमी 2013-14 में 11वें नंबर की थी और नरेंद्र मोदी जी ने आज चौथे नंबर की इकोनॉमी वो तो कह रहे हैं सिर्फ कागज में है। अरे भाई कागजों में ये इतनी बड़ी बात है और जो कागजों में आज स्नेहा जी हम आप ऑनलाइन डिबेट कर रहे हैं। दो लोग यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी उसी ऑनलाइन एसेट्स से जुड़े हैं जिस ऑनलाइन एसेट्स की नियत ये थी कि आज भी अगर इनकी सरकार होती 2G और 3G में चल रहे होते अब, क्योंकि 5G और 6G इसलिए नहीं आता कि घोटालों की भेंट चढ़ गया होता स्नेहा जी। तो आज अगर हम लोग ऑनलाइन जो काम कर रहे हैं, और इस ऑनलाइन से मुझे याद आया पूरी दुनिया ने देखा 2024 में जी जब 2023 में जब फ्रांस के राष्ट्रपति आते हैं, फ्रांस के प्रधानमंत्री आते हैं और जब भारत के एक दुकान पे आकर के यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं और वो देख करके अचंभित हो जाते हैं कि भारत में एक ठेली वाला भी यूपीआई ट्रांजैक्शन कर रहा है। और गर्व के साथ कहिए जो लोग यूपीआई ट्रांजैक्शन को भी कह रहे थे यही कांग्रेस पार्टी वाले लोग थे स्नेहा जी, सबको मालूम है। हाँ हम कैसे करेंगे, देश के दूर दराज इलाकों में कैसे हो पाएगा, ये संभव ही नहीं हो सकता, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। कौन कह रहा था ये भी फैक्ट्स गलत है, ये भी फैक्ट्स झूठ है क्या? यही लोग कह रहे थे। लेकिन आज जब दुनिया चौंक गई, जब दुनिया ने ये देखा कि दुनिया भर के 40% से ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन केवल भारत के अंदर हुए, केवल भारत के अंदर, तो ये मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को हजम होने वाली बात नहीं है। ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस, जिस रैंकिंग में भारत इनके समय 2013 में 134वीं रैंक था, नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद 2025 में 63वें नंबर पर है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2013 में हम 66वें नंबर पर थे और 2025 में हम 42वें नंबर पर है। स्टॉक एक्सचेंज अभी रिसेंटली 2024 में खबर आई थी कि हांगकांग को पछाड़ करके जो स्टॉक एक्सचेंज में जो वेल्थ है, कंप्लीट वेल्थ है, उसमें हमने हांगकांग को पीछे छोड़ दिया है और हम दुनिया के जो है वो चौथे नंबर के स्टॉक एक्सचेंज बने। जी ये सारे आंकड़े सब झूठ है। मतलब जो दुनिया की वैश्विक एजेंसियां कहें वो झूठ। उसके बाद ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हम दुनिया के दूसरे नंबर के देश। लेकिन अभी आपने सुना इन्होंने कहा भारत पे कर्ज भाजपा सरकार में डबल हो गया है। स्नेहा जी कर्ज की आपको मालूम है? कर्ज की मैं बताता हूं आपको। स्नेहा जी आप 50,000 रुपए महीने कमाती हैं और आपके ऊपर 10,000 रुपए कर्ज है। समझिएगा आप पहले मेरी बात को, और मैं कहता हूं आपके लाखों हजारों दर्शक इस बात को समझेंगे। और आप 2 लाख रुपए कमाती हैं और आप पर 20,000 कर्ज है, तो आप पर कब कर्ज ज्यादा हुआ जरा मुझे प्लीज कैलकुलेट करिएगा। 2 लाख कमाने पे 20,000 रुपए कर्ज ज्यादा है या 50,000 कमाने पर 10,000 रुपए कर्ज ज्यादा है? ये सिंपल कैलकुलेशन है। मगर इस देश को राहुल गांधी अपनी बुद्धि के हिसाब से समझते हैं। वो समझते हैं कि स्नेहा जी भी उनकी बुद्धि से सोचे, शैलेंद्र जी सोच सकते हैं, उनकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन देश का आम आदमी राहुल गांधी की बुद्धि से सोचने वाला नहीं है। दूसरी चीज डीजल पेट्रोल पर देखिए, मैं फिर कहता हूं आपको, जब इकोनॉमी की बात आएगी तो राहुल गांधी और उनके पार्टी के लोग शून्य बटा सन्नाटा है। डीजल पेट्रोल का जिक्र आए बगैर इनका खाना हजम नहीं होता। आजकल आपने सुना होगा स्नेहा जी कि इन लोगों को पेट में दर्द होने लगता है कि हाय डीजल का जिक्र क्यों नहीं आया, हाय पेट्रोल का जिक्र क्यों नहीं आया। आपको मालूम है 23 रुपए डीजल पर एक्साइज ड्यूटी लिया करते थे, 23 रुपए कांग्रेस पार्टी, और आज डीजल पर ड्यूटी शून्य है और पेट्रोल पर रह गई है 3 रुपए। केवल 3 रुपए ड्यूटी रह गई है पेट्रोल पर, जो केंद्र की सरकार ले रही है। अब दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात, राहुल गांधी इतनी बातें क्यों करते? एक बार मैं निवेदन करूंगा मेरे साथी से, एक बार जरा पत्र लिख दें राहुल गांधी को और उनसे ये पूछ लें कि कर्नाटक में क्या भाव है डीजल, पेट्रोल, दालें। वहां तो मुझे लग रहा है कि 50 रुपए लीटर तो होना चाहिए ना पेट्रोल, क्योंकि राहुल गांधी की सरकार है, उन्हें बड़ी चिंता है भाई पेट्रोल डीजल महंगा क्यों हो रहा है जी। हिमाचल में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
होना चाहिए ना, झारखंड में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अभी बिल्कुल। केरल में रिसेंटली सरकार बनाई है भाई, वहां पर कह दें कि हम लोकल का वैट खत्म कर रहे हैं, पेट्रोल सस्ता, डीजल सस्ता, क्यों नहीं कर रहे हैं? बड़ा ताज्जुब सी बात है कि जब इनके खुद के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कर्नाटक की सरकार अपनी योजनाएं नहीं पूरी कर पाती है, और हिमाचल की दशा देख लीजिए, रोज खबरें पढ़ते हैं कि अपनी तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, वो सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाहें टाइम पे नहीं दे पा रहे। तो ऐसी सरकारें चलाएंगे राहुल गांधी? क्या कल्पना करते हैं कि ये देश ऐसे चले कि दोनों हाथों में कटोरा चाहते हैं इस देश के राहुल गांधी? क्या राहुल गांधी की मंशा क्या है, और ये मंशा कहां से निकल करके आई स्नेहा जी? ये बहुत बड़ी बात है। राहुल गांधी हमेशा उन लोगों के साथ खड़े नजर आते हैं स्नेहा जी, जो हमेशा देश के विरोध में खड़े हो, भारत के विरोध में खड़े नजर आए या भारत विरोध में बयान दे। आप याद करिए, ठीक इस समय डेड इकोनॉमी की ट्रंप ने बात की तो ट्रंप के साथ राहुल गांधी खड़े नजर आए। जब उन्हें ट्रंप ने यह कहा कि सीज फायर मैंने कराया, तो राहुल गांधी सीज फायर का राग लापने लगे, ट्रंप ने सीज फायर कराया। और वही ट्रंप उन्हीं ट्रंप को उन्हीं पाकिस्तान के मंत्री ने उनके ही लोकसभा, उनकी संसद के अंदर जवाब दिया कि हाय भारत ऐसे हमले कर रहा था, मुझे तो लगा किसी दिव्य रोशनी हुई, मुझे तो किसी ऊपर वाले ने ही बचा लिया, ऊपर वाले के कर्म से हम बच गए। क्यों सर? राहुल गांधी ने जो है वो अपने घर से मिसाइल फेंकी थी, राहुल गांधी के प्रकोप से बच पाए बेचारे पाकिस्तान के मंत्री जो अपनी संसद में चिल्ला रहे थे, वो राहुल गांधी के प्रकोप की वजह से बच पाए। देश की सेनाओं के अपमान की बात हो, चाहे देश के वैज्ञानिकों के अपमान की बात, और चाहे देश के औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रहार करने की बात हो, चाहे देश के गरीब की बात हो, इसमें आज बहुत बड़ी बात कहता हूं मैं। जरा इनसे पूछिए, पर कैपिटा इनकम की मैंने बात बताई आपको, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 2024 में अपनी रिपोर्ट जारी की, और बाकायदा उसने उस रिपोर्ट में बताया कि 2004 से लेकर 14 तक 2.5 करोड़। जी शैलेंद्र जी बता रहे सारे आंकड़े फर्जी हैं, क्योंकि सारी संस्थाएं आपके हाथ में हैं, इसलिए आंकड़े आपके हिसाब से आते हैं। वास्तविक स्थिति जो है वो बड़ी बेकार है। स्नेहा जी, मैं फिर कहता हूं आपको, वास्तविक स्थिति कांग्रेस की वाकई में बहुत बेकार, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कहते हैं हमारे यहाँ एक कहावत है, हम जिस जहां से आते हैं वहां कहावत चलती है, सावन के अंधे को हरा हरा दिखता है। तो राहुल गांधी और उनकी पार्टी के लोगों को सब अपने जैसे ही दिख रहे हैं। जैसे उनकी पार्टी का इस समय हालत खराब है, ठीक वैसे ही वो पूरे देश की हालत को समझ रहे हैं। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज, वैश्विक हालात खराब है, और इस समय इस देश को सारे लोगों को एकजुट रहने की जरूरत है, और हुआ भी। इससे पहले चाहे नेहरू जी ने इस देश के साथ खड़े होने का आह्वान किया हो, तब पूरा समूचा विपक्ष, तत्कालीन जनसंघ के सारे नेता देश के साथ खड़े नजर आए। चाहे 71 की बात हो, चाहे 62 का युद्ध हो, चाहे तमाम से देश को जब भी जरूरत पड़ी, देश हमेशा एकजुटता के साथ खड़ा नजर आया। लेकिन अभाव है आज, और ये अभाव श्रीमती सोनिया गांधी जी के राजनीतिक अभ्युदय के साथ विपक्ष के अंदर पनप गया, कांग्रेस पार्टी के अंदर पनप गया। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, बहुत गंभीर आरोप है मेरा। इसका प्रमाण मैं देता हूं आपको कि 1984 के आसपास श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया, और उस समय भी वैश्विक दबाव आया भारत के ऊपर, तमाम सी बातें आई, लेकिन तत्कालीन विपक्ष के नेता और हम सबके नेता आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने स्पष्ट रूप से संसद के अंदर कहा था कि श्रीमती गांधी जी, पूरा भारत आपके साथ खड़ा है, पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा है, कंधे से कंधा मिला करके खड़ा है। और इसके उलट जब उन्हीं अटल बिहारी वाजपेयी ने, कोई दूसरा लीडर नहीं था इसने आगे, उन्हीं अटल बिहारी वाजपेयी ने जब पोखरण में परमाणु परीक्षण किया, उसी पोखरण में परमाणु परीक्षण किया, और अमेरिका ने, जैसा कि पहले भी था, अमेरिका ने हम पे सेंसस लगाए, और सेंसस लगाने के बाद वर्तमान तत्कालीन विपक्ष कांग्रेस पार्टी जानते हैं क्या कह रही थी? हमको परमाणु परीक्षण की आवश्यकता क्या थी? आप देखिए, ये बुनियादी फर्क पैदा हुआ उस कांग्रेस के अंदर। इनके लीडर विपक्ष में रहना और देश के प्रति समर्पण का आचरण जानते ही नहीं है। ये केवल सत्ता केंद्रित आचरण इनका व्यवहार है, और मुझे लगता है कि वही कारण है कि राहुल गांधी कुछ भी परिस्थिति में सत्ता तक पहुंचना चाहते हैं, चाहे भारत मां के दामन को दागदार ही क्यों ना करना पड़े। ठीक है विकास जी, वापस मुद्दे पे आते हैं। पंकज जी, जी अभी तमाम सवाल पूछे गए थे आपसे शैलेंद्र जी के द्वारा। देखिए, एक बात तय समझ लीजिए, प्रधानमंत्री मोदी ने जब से देश की कमान 2014 से संभाली है, मैं फिर कह रहा हूं,
देश के किसानों के सशक्तिकरण हुआ वो है, तो कह रहे किसान की आय और कहाँ दोगुनी हुई देश है। की सुन लीजिए, देश की महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है। 1975 में 70 पैसा किलो गेहूं था, और कांग्रेस ने किसानों को क्या दिया? खाली किसानों को वोट बैंक का एक माध्यम बनाया, और किसानों को किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी, और किसानों को सिर्फ एक 3 मीटर का एक कपड़ा पहन के किसान बेचारा किसान रहता था, और खाली गरीबी हटाओ का नारा कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देती रही, चाहे इंदिरा गांधी रही, चाहे राजीव गांधी रहे हो देश के प्रधानमंत्री, चाहे नरसिंहा राव की सरकार रही हो। और नरसिंहा राव की सरकार में, इनकी जो सरकार है, सर्वाधिक भ्रष्टाचार हुए, सर्वाधिक भ्रष्टाचार, हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार हुए, उसकी तमाम जांचें हुई, कितने लोग उसमें जेल भी गए, तमाम चीजें। तो सवाल इस बात का है, उस समय देखिए, आज चाहे गेहूं का एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, वो आज जो है बढ़ चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने, चाहे वो गेहूं का हो, चाहे वो आपके धान का हो, 2400 रुपए भी इस समय धान का हो गया है, 400 रुपए किलो, 400 रुपए कुंटल उत्तर प्रदेश में गन्ने का मूल्य हो गया है प्रति कुंटल। और उसके बाद अभी योगी सरकार ने, योगी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हमारे दृढ़ संकल्पित मुख्यमंत्री हैं, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अभी देखिए 2225 रुपए प्रति कुंटल क्या बोलते हैं मक्के का मूल्य था, उसको 2400 रुपए कर दिया। अभी उसकी जुलाई से लेकर सितंबर तक उसकी खरीद होगी, और किसान अपना मक्का उसमें बेचेगा, और उसको उसका समर्थन मूल्य मिलेगा, सबका बकायदा भुगतान हो रहा है। और चीनी मिलों का डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है, चीनी मिल भी किसी किसानों का कोई बकाया नहीं रोकती। यहाँ अखिलेश यादव की सरकार थी, बहुत बकाया रहता था। आज देखिए चीनी मिलों का नया पुनरुद्धार हुआ, और जो चीनी मिलें चल रही, और 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। इन्होंने तो कुछ, अरे सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए तो बोलिएगा। आपको यशगान करना है, आप क्या नाम है, राहुल चालीसा पढ़िए। तो सवाल इस बात का है कि देश आज तरक्की की ओर अग्रसर है। यूरोपीय यूनियन के लोग आज देखिए किस तरह से हमारे साथ ट्रीटी करते हैं, और किस तरह से अभी इंग्लैंड ने हमारे साथ ट्रीटी किया, बिजनेस ट्रीटी। और अमेरिका खुद ये जानता है कि भारत के साथ, अगर पूरे विश्व में अगर भारत के साथ अगर हम इस तरह का वो नहीं करेंगे, क्योंकि भारत अपनी शर्तों के साथ चलता है, भारत कभी झुकने का काम नहीं करता है। इस बात को नोट कर लीजिए। लेकिन अभी बार कांग्रेस के लोग कहते हैं, राहुल गांधी कहते हैं, और शैलेंद्र जी कह रहे हैं कि नहीं, देखिए, और एक चीज और समझ लीजिए, इतनी वैश्विक स्थिति जो बनी हुई है, हमारे यहाँ न तेल की दिक्कत है, न हमारे यहाँ गैस की दिक्कत है, सब तरह की दिक्कत, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। और प्रधानमंत्री मोदी आह्वान करते हैं कि आप सोना मत खरीदे। तो सोना इसलिए कहते हैं, सोना आज बहुमूल्य हो गया। सोने का मूल्य विश्व के लोग, विश्व के तमाम देश है वो निर्धारित करते हैं। हमारे यहाँ सोने का प्रोडक्शन 1 टन है, ये जान ले, 700 से 800 टन हम इंपोर्ट करते हैं। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि अगर विदेशी मुद्रा उसमें खर्च होगी तो हमारा क्या होगा। तो इसलिए देखिए, देश की अर्थव्यवस्था सॉलिड है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। और आप वन रैंक वन पेंशन, अरे आप उनको जो है, सेना के लोगों की डिमांड थी वन रैंक वन पेंशन, आप कहां दे पाए? आप उनको चिल्लाते रह गए, आप नहीं दे पाए। प्रधानमंत्री मोदी ने सेना के लोगों की मुराद पूरी की, और उनको जो है लाइफ जैकेट जो देने की बात थी वो आप नहीं दे पाए। तो प्रधानमंत्री मोदी ने उनको वो भी इंतजाम करके दिया। तो प्रधानमंत्री मोदी ने हर तरफ विकास किया है। आज आप राफेल पे तमाम तरह का उंगलियां उठाते थे, आप पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। फिर उसके बाद आपके राहुल गांधी उसमें माफी भी मांगते हैं। 36 राफेल खरीदे गए थे, अभी हम फ्रांस से और राफेल खरीद रहे हैं। तो आज सैन्य बजट हो चाहे जो, हर तरह से देश में हर इस तरफ विकास है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और मुद्रा लोन विदाउट कोलेटरल है, इस बात को समझ लीजिए। स्नेहा जी, 10 लाख तक का पहले मिलता था, अब आज 20 लाख कर दिया उसको। अगर आप अपना रोजगार लगाना चाहते हैं तो मुद्रा लोन इतने लोगों को मिले हैं कि मुद्रा लोन से ही लोगों को, कितने लोगों को रोजगार मिला। आखिर मुद्रा लोन 20 लाख रुपए कोई लेगा, कोई फर्म चलाएगा, कोई फैक्ट्री लगाएगा, तो उसमें कौन काम करेगा? तो रोजगार के संसाधन है, लेकिन इन लोगों को आंख में पट्टी बंधी हुई है, मुंह में दही जमा हुआ है, क्योंकि ये लोग नरेंद्र मोदी की किसी भी बात को से सहमत नहीं होते, इसलिए अनर्गल प्रलाप करते हैं और जनमानस को भ्रमित करने का काम करते हैं। शैलेंद्र जी जवाब देखिए, कितना बेहतर तरीके से ये झूठ बोलते हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय। आप बार वरिष्ठ पत्रकार, 1 मिनट रुकिए जरा शैलेंद्र जी प्लीज, मैं रोकूंगी यहाँ। आप वरिष्ठ पत्रकार पर बार किसानों पे इन्होंने जवाब दिया। मैं इनसे सवाल किया था कि किसानों का क्या, लगातार उन्होंने जवाब दिया, शायद आपने सुना नहीं। उन्होंने एमएसपी के एक एमएसपी गिनाए। तो प्लीज बार वरिष्ठ पत्रकार को मत कोसिए, आप अपनी बात रखिए। मनमोहन सिंह की सरकार जो है डिबेट में है, 71,000 करोड़ रुपए कर्ज माफ किए थे। इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया, किसानों के लिए बहुत बड़ी राशि थी। 71,000 करोड़ रुपए 2008 में हमारी सरकार ने कर्जा माफ किया था।
जिसको आज भी किसान आत्मसात करता है। और पुनः राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी आने वाले दिनों में, क्योंकि भाजपा ने जब भी वादा किया सिर्फ झूठ का किया, किताबों में किया, सच्चाई से बिल्कुल दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। ये सच है। अभी तो मतलब ये जो एमएसपी गिना रहे हैं ये लोग सब फर्जी है। शैलेंद्र जी थोड़ा मुद्दे की बात कीजिए, एक मिनट जरा पॉइंट पे आइए। अग्निवीर पर इन्होंने कहा अभी कि ये हमारे देश के नौजवानों के दाल दलहन सब पे तो एक एमएसपी आ मिनट गई। रुकिए भाई, वो एमएसपी की बात ही नहीं कर रहे हैं। जो नौजवान अपने देश के लिए एक सपना सजो करके भारत की रक्षा करना, देश के लिए समर्पित होता था, उस नौजवानों को भी 4 साल के लिए नौकरी पे एक नई योजना लाया इन्होंने अग्निवीर। उन नौजवानों के भविष्य में कहाँ जाएंगे? 4 साल बाद क्या करेंगे नौजवान? जो नौजवान उतने ही संघर्ष और त्याग और उतने ही समर्पण के साथ पूरा जीवन सरकार और देश की सेवा में व्यतीत करते थे, आज उन नौजवानों को आप 4 साल के लिए नौकरी दे रहे, फिर वो जाएंगे कहाँ? उनका परिवार बाल बच्चे कहाँ पोषण पालन होगा? इतना बड़ा अन्याय देश के उन नौजवानों के साथ जिनके मन में भावना थी कि हम आगे भी तो बताओ कि उसमें क्या फायदा होगा उनको, देश की सेवा करेंगे। अग्निवीर योजना बता रहे हैं उसको बोलो ना। तमाम गांव में क्षेत्रों में देख लिए नौजवान सड़कों पे दौड़ता था, एक्सरसाइज करता था, उसके मन में ड्रीम था, वो ड्रीम टूट चुका है, सपना टूट गया है। सर्वे करा लीजिए मैडम स्नेहा जी, हम लोग ग्रामीण अंचल से जुड़े हुए लोग हैं। कहीं सड़कों पे नौजवान किसी फील्ड के ग्राउंड में उस रेशियो में नहीं रहता, दिखता ही नहीं, क्योंकि उसका सपना ही नहीं है ना। अब सपना तो टूट गया। जिस शिद्दत के साथ देश सेवा करने की ललक और भावना होती थी वो अग्निवीर की वजह से टूट गई है नौजवानों की। और शिक्षा के हालात, मैंने फिर पुनः उस आंकड़े पे मैं बात करना चाहूंगा जिस आंकड़े को बार बार सरकार द्वारा छिपाया जाता है। 2024 यूडाइस का उत्तर प्रदेश का डाटा है, पूरे देश का डाटा है, जिसमें हर वर्ष हाई स्कूल और इंटर के बच्चों का 13 से 14% ड्रॉप आउट हो रहा है। तो शिक्षा की स्थिति क्यों इतनी खराब हो रही है? आप महंगाई और इकोनॉमी से उठ के शिक्षा पे शिफ्ट हो गए। अरे शैलेंद्र जी, तमाम मुद्दों को एक डिबेट में, पंकज जी प्लीज, और शैलेंद्र जी जरा रुकिए। शैलेंद्र जी बंद हो गए, शैलेंद्र जी बंद हो गए। शैलेंद्र जी, मुद्दा महंगाई अर्थव्यवस्था का, आप चले गए शिक्षा अग्निवीर, मतलब मुद्दा क्या होता है और आप लोग पहुंच कहाँ जाते हैं? एक ही आप बताइए, वरिष्ठ पत्रकार महोदय ले गए अभी ये रक्षा मंत्रालय पे, इन्होंने अभी बात किया तो मैंने तो उसी रक्षा मंत्रालय पे जवाब दिया। इन्होंने अभी आर्थिक शिक्षा पे बात किया, मैंने शिक्षा का डाटा, उन्होंने आंकड़े गिनाए भाई। हाई स्कूल इंटर के ड्रॉप आउट, अच्छा वो सब सुनाई दिया, एमएसपी वाली बात नहीं सुनाई दी शैलेंद्र जी आपको? एमएसपी वाली बात नहीं सुनाई दी आपको शैलेंद्र जी? मुझे सुनाई दिया, वही तो मैं पूछ रहा हूँ जी। एमएसपी की जिस बात को कर रहे हैं, मैं उसी पे इनसे सवाल किया कि क्या किसानों के आय दोगुनी कर दिए, हो गई क्या? तो ये जो एमएसपी बढ़ाए, ये एमएसपी फर्जी बढ़ाए थी। जो किसानों की यूरिया और डाई 280 रुपया 300 थी, आज 600 रुपया हो गई और ब्लैक में मिल रही है। इस समय किसान जो है अपने धान की बुआई के लिए बीज का जो है इस समय चल रही है, दौर समय चल रहा है। कहीं दिखा दीजिए आप किसी भी सहकारी जो हमारे किसान और किसानों के डाई यूरिया मिलती है वहाँ पे मिल रही हो। अभी देखिए, अभी आई भी नहीं है। किसानों की बीज का कार्यक्रम शुरू हो गया है, अभी कहीं बीज आया नहीं है डाई यूरिया सरकार द्वारा। जब वो बुआई हो जाएगी उसके बाद सरकार द्वारा चीजें उपलब्ध, वो भी समय से नहीं मिलेगी, उस पर कोई बात नहीं होगी, तब भी समय से नहीं मिल रही है। ब्लैक में लोग किसान खरीद करके डाई यूरिया जो है अपने खेतों में डाल रहे हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जो चीजें लगातार महंगी हो रही है, सीधे डबल महंगी हुई है, किसानों की स्थिति त्रायमान है। अभी डीजल महंगा होने की वजह से सिंचाई, ट्रैक्टर की जो कुड़ाई होती है वो महंगी हो गई, यहाँ तक कि जो सारी चीजें तो महंगी हो गई। 7 रुपये शैलेंद्र जी, डीजल महंगा होने का तो बता दिया गया ना कि विश्व स्तर पर, वैश्विक स्तर पे वो है जो युद्ध चल रहा है। शैलेंद्र जी, विश्व स्तर पर कहीं ना कहीं अब संघर्ष देखने को मिल रहा है, तो डीजल पेट्रोल के दाम वो भी थोड़े महंगे हुए हैं, ये दावा किया जा रहा है। अगर आप और देशों की तुलना करें, अभी जब आप डीजल पेट्रोल के दाम की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा सवाल किया था विकास जी ने, आपकी भी तो तमाम प्रदेशों में सरकार ही है ना, क्यों वहां पे वैट ड्यूटी ले रहे हैं? में कितना रुपए लीटर बिक रहा है? क्यों वैट ड्यूटी वहां पे ले रहे हैं? अभी जो है
बुआई का समय चल रहा है ना, खाद का, जी। इस समय धान की बुआई का समय चल रहा है। बीज तो का समय हिमाचल चल रहा में है, क्या कहीं बुआई बीज नहीं मिल रहा होती है है। क्या किसी चीज की? सहकारी समितियों पे स्नेहा जी आप सर्वे करा लीजिएगा। डिबेट के बाद भी आपके बहुत सारे ऐसे जिले वाइज सारे साथी हैं, पूछ लीजिए उनसे कि किसी भी सहकारी समिति पे जा करके देख लें कि डीएपी यूरिया मिल रही है क्या, पूछ लीजिएगा। बड़ी लंबी लंबी बातें हो रही थी ना किसानों को लेकर, मैं किसान पे ही सवाल कर रहा हूँ। जी। जब बुआई खत्म हो जाएगी तब सरकार भेजती है, वो भी समय पर नहीं मिलेगा किसान, तब भी जो है लंबी कतारें लगती है। अच्छा, जब किसान इतना परेशान है तो किसान इन्हें वोट क्यों दे देता है? चलेंगे, मेरा एक बड़ा सीधा सवाल है, किसान जब इतना परेशान है तो इन्हें वोट क्यों दे देता है भाई? वोट का छोड़िए, डाटा पे ही बात हो, वोट तो वो भी आ जाएंगे, जवाब देता हूँ उस पे। जी। यूरिया, डीएपी यूरिया का दाम 2014 में 280 से 300 रुपया था, आज क्या है मैडम? 600 रुपया है, वो भी ब्लैक में मिल रहा है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है, कब तक झूठ बोलेंगे ये लोग? जवाब ले लेते हैं विकास जी। में वादा किया कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे, 2026 हो गया। विकास जी, 14 से लेके अब तक आपके दावों को लेकर के बार बार चर्चा से लेके अभी तक पूरे टाइम पे इन्होंने पूछा कि किसान की आय दोगुनी करने का वादा किया था आपने, क्या हुआ किसान की आय दोगुनी का? एमएसपी पे ये कहते हैं कि कौन सा इतना अच्छा एमएसपी बढ़ा दिया है, और बढ़ाया तो क्या उससे आय दोगुनी हो गई है? खाद यूरिया मिलता नहीं है आपके सरकार में, जब बुआई हो जाती तब आप खाद यूरिया देते हैं, वो भी ब्लैक में। मुझे नहीं मालूम मेरे शैलेंद्र भाई कहाँ से आते हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से एक निवेदन पहले ही कर दे रहा हूँ, मेरे शैलेंद्र भाई का पता ले लेना कि शैलेंद्र भाई आते कहाँ से हैं। दूसरी बात, हम सबको याद है कि कैसे गैस की लाइनों की पुरानी फोटो 2013 की किसने लगाई थी? स्नेहा जी, और किसने माफी मांगी थी 2013 की फोटो लगा करके कि गैस की किल्लत और गैस की लाइनें लगी हुई हैं। और कितने सिलेंडर मिलते थे भी बता दीजिए। हाँ जी, कितने सिलेंडर मिलते थे अभी बता दीजिए इनके कार्यकाल में। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अब दूसरी बात आ जाइए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, किसानों की बार बार बात कर रहे हैं। देखिए, बात कहीं का ट्वीट कहीं का रोड़ा, और भानुमति ने कुनबा जोड़ा। तो राहुल गांधी यही प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। 2013-14 में धान 1345 रुपए था, जो बढ़कर के 2390 रुपए 2024-25 में कितना हुआ? 2390 रुपए, लगभग 75%। मक्का 1310 रुपए, कितनी हुई? 2400 रुपए। ऐसे ही आ जाइए आप, उड़द दाल पहले कितनी थी? 3800 रुपए, कितनी हो गई? 7800 रुपए। ठीक है, मूंगफली 4000 रुपए, आज कितनी हो गई? 7463 रुपए। तो ये जो एमएसपी मैंने मुख्य फसलें बता दी, बाजरा 1250 रुपए, आज कितना रेट है? 2750 रुपए। ये कितने परसेंट बढ़ा, जरा इनसे कहना मेरे साथी से कैलकुलेट कर ले, क्योंकि आंकड़े नहीं बताएंगे, वो तो अभी आएंगे और कह देंगे नहीं जो हम कह रहे वही सही। जैसे इन्होंने अभी एक बात कही स्नेहा जी, ये किसानों का भला कैसे करते थे, ये बात समझने वाली बात है। और वो समझने वाली बात ये है कि नरेंद्र मोदी जी आए, उनसे किसी राजनीतिक दल ने, क्या कांग्रेस पार्टी ने ये मांग की थी कि नहीं सरकार को चाहिए किसानों की आय दोगुनी करे? नहीं की थी। ईमानदारी से कांग्रेस पार्टी समेत किसी भी राजनीतिक दल ने किसानों को लेकर के कभी कोई मांग नहीं की। लेकिन ये सब प्रेरणा थी नरेंद्र मोदी जी की। उन्होंने संकल्प लिया कि हम किसानों की आय दोगुनी करें, और ये संकल्प सार्थक होता दिखा। और सार्थक कैसे होता है, ये इस बात का प्रमाण है कि मेरे साथी को क्या याद आया कि इन्होंने एक लोन माफी की थी, है ना? उस लोन माफी का जिक्र करते नजर आए। लेकिन मेरा एक निवेदन है स्नेहा जी, जरा पूछिएगा इनसे कि जिसके पास देने के लिए कुछ है ही नहीं, घर ही चलाना बड़ा मुश्किल था उस समय किसान का, उसका आपने क्या माफ कर दिया? लोन। उसके हाथ में क्या आया, जरा पूछिए इनसे, क्या हाथ आया? इन्होंने बैंकों का एनपीए कम किया था। देखिए, यहां पर भी घोल, कांग्रेस पार्टी हमेशा नहीं, बड़ी चालू पार्टी है ना, ये हमने नहीं कहा, ये श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी कह गए थे, कांग्रेस बड़ी चालू पार्टी है। तो उनकी चालू पार्टी का जरा आकलन देखिए कि 2009 में इन्होंने जो किसानों की लोन माफी की, तो ये किसानों के हाथ में क्या आया? 0 रुपया। अगर 1 रुपया किसी किसान के पास आया हो तो मुझे बता दे मेरे साथी से। बैंकों का एनपीए कम करने के लिए इन्होंने बैंकों को वो पैसा दिया जिससे बैंकों का एनपीए कम हो। इसके उलट देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों को डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से 6000 रुपए किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। ये होता है किसान के लिए काम करने का नतीजा।
और इसका परिणाम है कि नीति आयोग की अभी रिपोर्ट आई है कि पिछले 10 सालों में 138% किसानों की आय बढ़ी है। 138%। दुगना कितना होता है मुझे नहीं मालूम, मेरे साथी कैलकुलेट कर ले, क्योंकि मैथ का मैं स्टूडेंट नहीं रहा हूं। इसलिए मेरे साथी से कहिए विनम्रता से चीजों को रखते समय उनके फैक्ट्स की जांच करें। और राहुल गांधी, मैंने फिर कहा, आपको खाता ना वही जो गांधी परिवार कहते वही सही। पार्टी भक्ति ठीक है, करना चाहिए, लेकिन व्यक्ति भक्ति नहीं होनी चाहिए जो कांग्रेस पार्टी में लगातार दिख रही है। क्योंकि नेता जब लीडर ऑफ अपोजिशन बनाने की बात आएगी तो राहुल गांधी बनेंगे, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकसभा में खड़े होकर के मालिक कहता है श्रीमती सोनिया गांधी को, तो उससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि क्या ही स्थिति रहती होगी इनके अन्य नेताओं की, जब इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की ऐसी बेचारगी वाली स्थिति रहती है। देश बढ़ा है और इस बढ़ने की गवाही केवल इस बात से नहीं है कि पर कैपिटा इनकम बढ़ी, देश की इकोनॉमी बढ़ी, इस बात से भी है कि जब श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने आंकड़े जारी किए स्नेहा जी, तो देश के प्रधानमंत्री ने यह भी वादा किया था कि हर वर्ष हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, और 17.5 करोड़ रोजगार पिछले 10 साल में देकर के, ये नीति आयोग, ये श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की रिपोर्ट कहती है 17.5 करोड़। और इसी 10 साल के 2004 से लेकर 14 तक के पीरियड में कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में महज 2.5 करोड़ रोजगार के अवसर डेवलप। ठीक है, ये होता है काम। और ऐसे ही आप समझिए, जो एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, वैश्विक संस्था है, इंटरनेशनल कंपनी है, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन की रिपोर्ट आई थी 2025 में, जो ये कहती है 10 लाख रुपए सालाना कमाने वाले अगर 2013 में मैं 6 करोड़ लोग थे, तो 2025 में ये संख्या बढ़कर के 10 करोड़ से भी ज्यादा होगी, लगभग दुगने। तो ये जो काम है ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है और जनता को डिलीवर किया है। और मुझे लगता है कि ईमानदारी से जो काम उन्होंने जनता के लिए किया, किसानों के लिए किया, गरीबों के लिए किया, युवाओं के लिए किया, महिलाओं के लिए किया, वो मुझे लगता है कि जमीन पर दिख रहा है। और उसी का परिणाम है कि ऐतिहासिक रूप से तीसरी बार किसी भी राजनीतिक दल की सरकार की सीटें देश में नहीं आई हैं इतनी, जो नरेंद्र मोदी जी की आई है। पूरा अलीबाबा 40 चोर का गैंग 240 से नीचे रह गया और हम अकेले 240 तीसरी बार लेकर के आए। फिलहाल हमारी चर्चा में बस इतना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की चर्चा से एक चीज तो साफ हो गई कि देश की अर्थव्यवस्था का मुद्दा आने वाले दिनों में संसद से लेकर सड़क तक की राजनीति को तय करने वाला है। विपक्ष जहां देश पर बढ़ते कर्ज, रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी और पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों को सामने रखकर इसे आर्थिक तूफान और इकोनॉमी का कबाड़ा बता रहा, वहीं सत्ता पक्ष वैश्विक संकटों के बीच भी भारत की तेज जीडीपी रफ्तार और मजबूत आर्थिक साख के आंकड़ों के साथ विपक्ष के दावों को पूरी तरह से खारिज कर रहा है। लेकिन इन तमाम राजनीतिक दाव पेचों, आंकड़ों की बाजीगरी, आरोपों और प्रत्यारोपों के बीच सबसे बड़ा सच ये है कि देश का आम नागरिक, मध्यम वर्ग और छोटा व्यापारी आज भी अपनी खाली होती जेब और रसोई के बिगड़ते बजट की हकीकत से हर सुबह जूझ रहा है। देखना यह होगा कि आने वाले वक्त में जनता सरकार के विकास के दावों पर भरोसा जताती है या फिर विपक्ष इन आर्थिक तीरों के साथ खड़ी होती है। हालांकि बता दें, कागजी आंकड़ों और बयानों की सियासत अपनी जगह चलती रहेगी, लेकिन असली विकास तो वही है जो आम आदमी की जेब में थोड़ी राहत और चेहरे पर मुस्कान ले आए। अब देखने वाली बात यह होगी कि जनता क्या फैसला लेती है। और तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया वॉच।